हाँ जी, पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा, पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मिल गया 7? अच्छा, 7 ज्यादा परेशान किया 7 ने आपको आपके हिसाब से। लिखा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। अच्छा, ये तो सजेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग वेरिएंसेस, क्या लिखा हुआ है दूसरा, सजेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर फॉलोइंग वेरिएंसेस। क्या सजेशन दोगे कि अगर आप लोगों ने, एक मिसाल के तौर पर, अगर आप लोगों का वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है तो क्यों आ सकता है, एडवर्स आ रहा है तो क्यों आ सकता है, ये एक्सप्लेनेशन को हम लफ्ज लिखेंगे इट मे बी, ये हो सकता है प्राइस कम क्यों हो रही है, सपोज दैट लेबर यूजेज, जो लेबर का एक्सपेंडिचर वेरिएंस है वो ज्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे हो सकता है शॉर्टेज ऑफ लेबर हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमें लेबर का रेट बढ़ाना पड़ा हो सकता है कि लेबर स्ट्राइक पे चली गई हो तो बाकी लेबर शॉर्ट बच गई हो सकता है हम स्किल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्किल्ड लेबर इस्तेमाल करो, जब स्किल्ड लेबर इस्तेमाल करेंगे तो महंगी होगी ऑब्वियसली, और अगर आपका जो एक्सपेंडिचर वेरियंस कम आ रहा है तो हम कहेंगे हो सकता है हम अनस्किल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड क्या होती है, वो कम थोड़ी सस्ती होती है, तो इस तरह के वेरिएंस पढ़ा जरूर करो, इससे ना एक दफा पढ़ने का फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा हमने लिखना क्या, फिर उस हिसाब से रिलेटेड कोई आगे पीछे भी कोई वैल्यू लिखोगे ना तो कॉन्सेप्ट खराब नहीं होगा आपका। चलें जी, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। कैलकुलेट सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, ये किस बात की निशानी है, सेल वॉल्यूम के दो फार्मूले लिखवाए थे, एक कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना है और एक प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, उसने खुद ही कह दिया कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट होती है मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, मटेरियल लेबर वेरिएबल, और कंट्रीब्यूशन हम मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फाइंड करते तो होते थे। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास एक कैरेट पब्लिक कंपनी है, अ प्रीमियम फूड मैन्युफैक्चरर इज रिव्यू ऑपरेशन फॉर 3 months. The company operates a standard marginal costing system and manufacture one product. For which of the following standard revenue and cost per unit? सेल प्राइस 12 रुपए एक यूनिट की, डायरेक्ट मटेरियल 2.5 kg और 1.7, डायरेक्ट मटेरियल बी 1.5 एंड 1.2, डायरेक्ट लेबर 0.45 आवर्स एट द रेट ऑफ 6, सारा डाटा ओके है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द 3 month वर एक्सपेक्टेड, अगर एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, बजटेड, ये टोटल फिक्स्ड ओवरहेड भी उसने हमें दे दिया। अब वो कहता है एक्चुअल डाटा सेल एंड प्रोडक्शन, आपने सेल और प्रोडक्शन कितनी की 48,000 यूनिट्स, और सेल टोटल कितनी आ गई, अगर मैं 48,000 को डिवाइड करूंगा तो एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। चाहे आप डायरेक्ट भी लिख दो, फार्मूले के अंदर लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, अगर राउंड ऑफ से थोड़ा सा आंसर में फर्क आ जाता है, फार्मूले में देखो तो डायरेक्ट भी ये इस्तेमाल हो सकती है, वहां पर जाकर हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है इसका, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड या एक्चुअल यूनिट सोल्ड। अब जब मैं एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो वैल्यू है, एक्चुअल रेट को एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सेल आ जाएगी, और यही वैल्यू गिवन है वो, तो आपको रेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप ऐसा किया करो, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया करो, वो राउंड ऑफ का फर्क भी नहीं आएगा। माइनस, हाँ, स्टैंडर्ड रेट को फाइंड जो गिवन है उसको लेकर एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को 48,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो आपका राउंड ऑफ का डिफरेंस कभी आएगा ना तो उसकी वजह से हो सकता है वेरिएंस में भी थोड़ा सा मसला आए,
तो टोटल, एक्चुअल टोटल हर जगह इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। मटेरियल ए इतने केजी यूज किया, इतनी कॉस्ट आई। फिर मटेरियल बी इतने केजी यूज किया, इतनी कॉस्ट आई। तो पर केजी आ सकता है रेट? Yes. वैसे तो टोटल भी एक्चुअल इस्तेमाल हो सकता है, टोटल वैल्यू भी इस्तेमाल हो सकती है। अगर आप चाहते हो राउंड ऑफ का फर्क ना आए, नहीं तो पर यूनिट फाइंड कर लो, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो कहता है डायरेक्ट लेबर इंप्लॉय वर्कड 18,900 बट 19,200 वर पेड। 19,200 वर्किंग आवर्स पे किए हैं, लेकिन एक्चुअल में वर्क हुआ है 18,900। आइडल कितना आइडल है तो दुनिया में जितना, लेकिन जो रेट आएगा वो एक्चुअल पे डिवाइड करके आएगा या पेड पे डिवाइड करके आएगा? पेड पे। हमेशा याद रखें, क्योंकि जितने की पेमेंट की है रेट उतने का ही आएगा। तो अगर आपको एक्चुअल रेट चाहिए ना, तो पेमेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, पेड। यहां से भी आ गया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 64,000, ये पर यूनिट भी आप फाइंड कर सकते हो, पर आर भी फाइंड कर सकते हो। बजटेड सेल्स फॉर 3 मंथ, बजटेड सेल्स भी उसने दे दी 50,000 यूनिट। इसको सीखना है तो मजे की चीजें हैं, रट्टा लगाना है तो अलग बात है। वो कहता है पहले सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन और सेल प्राइस वेरिएंस। अब कुछ चीजें हमें जरूरत है वो फाइंड करनी पड़ेगी हमें। जैसे हमें चाहिए स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टैंडर्ड वर्किंग में कर लो या सॉल्यूशन में कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये क्यों चाहिए? सेल वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करने के लिए, जो हमें पता है कि बराबर होता है सेल। अब ये सेल कौन सी लोगे, एक्चुअल या बजटेड? बजटेड। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? Standard. और रेट हमेशा स्टैंडर्ड लेते होते हैं, रेट हमेशा। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? 12 रुपए। ये क्या है? पर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल किया करो, बड़े हो गए हो आप, कहते हैं ना थोड़ी सी शर्म किया करो दूसरे लफ्जों। अब जरा ध्यान से देखना है, मैंने इसमें से लेस करना है मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन, ओवरहेड। अब आए जरा क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डाटा गिवन है, ये जो मेरे पास मटेरियल है ये एक यूनिट का है या एक ही यूनिट का ना टोटल? मुझे तो चाहिए पर यूनिट रेट। पर यूनिट मटेरियल कितना लगा? 2.5 kg लगा और 1.7 के हिसाब से। तो एक यूनिट में मटेरियल कितना लगा बता सकते हो? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करो जरा मल्टीप्लाई। 4. ये जो 4.2 है ये पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट है। ये जो 1.7 है ये पर केजी है, और यूनिट में कितने केजी लग रहे हैं? 2.5। तो फिर एक यूनिट के लिए कितने केजी की कॉस्ट आएगी? 2.5 केजी का। 1.5 केजी लगते हैं एक यूनिट पे बी के, और एक केजी है 1.2 का। तो बता सकते हो एक यूनिट पे कितना मटेरियल लग रहा होगा? 1.8। और लेबर कितनी लग रही होगी? 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2.7। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कहीं वेरिएबल ओवरहेड गिवन है? पूरे क्वेश्चन को ढूंढ लो, किसी जगह उसने लिखा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड बेस या कुछ भी ऐसा? तो इसका मतलब यही वेरिएबल कॉस्ट है। सबको प्लस कर लो या अलग अलग, इन दोनों को तो प्लस कर लो, ये तो मटेरियल है। 4.25 प्लस 1.8 6. ओके। लेबर कितना है? 2.7। वेरिएबल प्रोडक्शन है ही नहीं, तो ये आपके पास जो चीज फाइंड हुई है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3. मेरे पास सेल वेरियंस पूरे हो गए दोनों।
इस वर्किंग से ही, चाहे इसको वर्किंग के नाम से लिखना या सॉल्यूशन के ऊपर लिख लेना, हर वेरिएंस फाइंड करके एक लाइन ड्रा करना पेपर में लाजमी, अगर आप वर्किंग भी साथ साथ कर लो। अब मैं यहां पर हेडिंग दूंगा सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस। क्या फार्मूला है सेल वॉल्यूम वेरिएंस का? एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर, और कंट्रीब्यूशन भी कौन सा लेना है? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर मिसाल के तौर पर ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती तो मैं प्रॉफिट पर यूनिट लेता, तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट भी ऐड करता कॉस्ट के अंदर। ठीक है, वो कैसे फाइंड करता? फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट्स, यूनिट्स भी गिवन है जी। एक्चुअल यूनिट्स आपने कितने सेल किए हैं? 48,000। सोचा कितने का था? 50,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 3.65 एडवर्स। पता चल गया? अब सिर्फ पता नहीं चलना चाहिए, दिमागी तौर पर शौक पैदा करो, इंग्लिश वाला नहीं, शौक उर्दू वाला, ठीक है? ताकि आपको इन चीजों से ना, ये तो खेलने वाली चीजें हैं, पता नहीं आप क्या क्यों नहीं एंजॉय करते, ये तो खेलने के लिए होती हैं चीजें। पूरा वेरिएंस आप लोगों के लिए गेम की तरह होता है, पजल गेम। कैसे फाइंड करना है अपना हल, किस तरह से पहुंचना है मंजिल मकसूद पे। अब मकसूद पे पहुंच जाते हो, मंजिल छोड़ देते हो। सेल प्राइस वेरिएंस, जी संडे के लिए बड़ी अच्छी गेम दूंगा, प्लान करके आया हूं मैं कि आप लोग का संडे यूटिलाइज करो, खेलने का ही मजा आया आपको। हाँ जी, सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल यूनिट। तो आगे तो हो जाएगा। एक्चुअल प्राइस गिवन है, अच्छा एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। अगर हम ऐसे करें ना, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल, तो आपको पर यूनिट जो फाइंड करते हैं ना एक्चुअल वाला, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअल टोटल गिवन हो ना, तो पर यूनिट वो पॉइंट में जाने की भी जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्चुअल सेल कितनी है टोटल? देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये 580800 580800। पता चल गया ना मैंने क्या किया है? माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 12 रुपए है और एक्चुअल है 576,000 एडवांस या फेवरेबल? अच्छा उसका आंसर है, अब टोटल बताया ना 4800 एडवांस या फेवरेबल? 4800 फेवरेबल। ओके की बात। लो जी, आपका पहला पार्ट हो गया, प्राइस मिक्स यील्ड। जब प्राइस, उसके लिए टेबल बनाते हैं छोटू सा, वो टेबल बना लेते हैं। यहां पर लिखेंगे मटेरियल, मटेरियल ए भी है या एक्स वाई है? ए और बी। आई कैप का सॉल्यूशन तो आप देखने की भी गलती नहीं करेंगे, जब यील्ड वेरिएंस देखोगे ना तो उसने मात मार देनी है आप लोगों को। वो यील्ड वेरिएंस आपके अंदर मिक्स वेरिएंस बना देता है। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी लिखते हैं और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रेट, और वो रेट तो अब फार्मूले में इस्तेमाल कर देंगे डायरेक्ट ही, हमें चाहिए नहीं कि मेन तो ये चीजें चाहिए ना।
अब आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जरा वापस आइएगा, एक यूनिट पे 2.5 लगते हैं, लेकिन हमने कंपेयर किसके साथ करना है? 48,000 यूनिट के साथ। तो हमें यह देखना है कि 48,000 पे कितनी क्वांटिटी लगेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूज, स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है, बस यही पूरा वेरिएंस के अंदर एक्चुअल तो यही है ना, बाकी तो अंग्रेजी के ट्रिक्स हैं, वेरिएंस में यही ट्रिक है। तो क्या करूंगा, 48,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, अगर मैं 50,000 से मल्टीप्लाई करता 2.5 को, बोले क्या आता? बजटेड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं ना होती। और 48,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, 48,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0. ये मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गई, स्टैंडर्ड आवर्स भी साथ ही मैंने फाइंड कर दी। पहला कितना आया? 1,20,000। दूसरा कितना आया? 70,000। कितना? 70। और ये आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी पड़ी हुई है ए और बी की, और रेट चाहिए तो उनको रेट तो हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो वैल्यूज। हाँ जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले कितनी फाइंड की? 20। दूसरी कितनी फाइंड की? 72। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 951। और दूसरी 67400। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनके पहले टोटल बता दें। स्टैंडर्ड का टोटल कितना है? 192,000। 192,000। 189,151। 151। यहां पर किसका टोटल लिखूंगा? एक्चुअल का। इसको डिवाइड किस पे कर दूंगा? 192 पे, और 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की रिवाइज आ जाएगी, और 72 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी की रिवाइज क्वांटिटी आ जाएगी। हाँ जी, करो जरा मल्टीप्लाई। 118219 और दूसरा 70932। 709। वो पता है ना कैसे फाइंड किया? 189,151 को डिवाइड किया 192, तो जिस पे डिवाइड किया उनके खानदान से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कोई इशू? अगर उसमें कोई इशू नहीं तो सवाल हल हो गया। उसने इसका क्या क्या कहा है? प्राइस, मिक्स और यील्ड। आपने बड़ा खूबसूरत रट्टा लगाया हुआ है कि पहले में क्या, लेकिन वो आपका मिक्स हो जाता है कि मिक्स को पहले लिखना है या यील्ड को पहले लिखना है, तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर रहे। इसका तरीका कार क्या होगा? प्राइस वेरिएंस, ऊपर लिखेंगे फार्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। फिर ए का स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1 kg का 1.70, या मल्टीप्लाइड बाय, ऐसा कर लो, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? ऊपर लिखी हुई है 1 to 1 95। ये इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों भला? मैं रेट नहीं निकालना चाह रहा एक्चुअल, मैं टोटल कॉस्ट ही एक्चुअल की लिख लूं, क्योंकि एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी है ना। तो ये चीज बात समझ लगी है किसी को? 2 लाख। मैं चाहता हूं रट्टे से जितना हो सके बच जाए, ये समझ लगी है? मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लाई हो गया, और जब मैंने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया उसकी टोटल कॉस्ट लिख दी मल्टीप्लाई कर। तो मुझे एक्चुअल रेट फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि वो आता है पॉइंट में, तो वेरिएंस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो फिर नहीं फर्क आता, तो इससे में तो फर्क आता ही नहीं है फिर, क्योंकि वैल्यू टोटल लिख दी हमने। तो ये हमारे पास ए का वेरिएंस आ जाएगा। आंसर वही आएगा 7317। फेवरेबल वेरिएंट, एडवर्स फेवरेबल। बी का स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 67200 माइनस 84,000 3360 एडवर्स,
और अगर टोटल वेरिएंस उसने अलग अलग भी पूछा है, ईच प्रोडक्ट का पूछा है जी। और अगर हमने इकट्ठा बताना है तो इसको प्लस माइनस कर दो 395 नहीं करने की जरूरत नहीं है, उसने पूछा नहीं है। अगर वो पूछेगा तो टोटल करके बता देंगे 57 फेवर फेवरेबल। ये तो हो गया प्राइस वेरिएंस। फिर उसने कौन सा पूछा है? मिक्स ऑफ मिक्स और यील्ड। आप अपने हिसाब से ना पहले यील्ड ही फाइंड किया करें, क्योंकि यील्ड वेरिएंस आपको फार्मूले में आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से शुरू करो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैं आपको फार्मूला एक और ट्रिक बताता हूँ, जरा देख। नॉर्मल फार्मूला वाला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा ही है। जी। अब ये देखना, जरा फोकस करना, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और मिक्स का फार्मूला क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखो, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो रिवाइज से रिवाइज कैंसिल हो जाता है और बाकी बचता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो ये एक कनेक्शन है, दोनों के दरमियान में एक पुल है, स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज्ड, फिर रिवाइज माइनस एक्चुअल। ठीक है, तो ये मिक्स है और बाकी रेट तो सेम है। और हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? वॉल्यूम वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस। हाँ जी, तो ए का अलग, बी का अलग। तो पहले तो ए का बताए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 1,30,000 एक, ये ऊपर टेबल बना हुआ है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी फाइंड किया टेबल में? 118219 1182। स्टैंडर्ड रेट है 1.7। 3027 3027 फेवर। बी का 72,000 माइनस 70,932 1.2 है। कितना? 1282 फेवर। अगर वो इकट्ठा पूछे तो इकट्ठा करके भी बता देना, अलग अलग है तो वो तो हमने बता ही रहे। तो उसने ईच प्रोडक्ट का पूछा तो अलग अलग ही पूछा। मिक्स, अच्छा पता नहीं मुझे, वो तो शायद आपको समझ देखकर थोड़ी थोड़ी को समझ लग जाती है कि वेरिएंस का टॉपिक में लोग कहते हैं यील्ड और मिक्स वेरिएंस पता नहीं कितना ही मुश्किल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आई कैप ने भी एंड पे बताया, हमने तो शुरू से पढ़ा था ना, एंड पे बताया। उसकी वजह यह है क्योंकि वो फार्मूले, अगर फार्मूले से करता है ना तो शुरू में ही हो जाता है, अगर फार्मूले के बगैर करे तो फिर एंड पे ही जाकर होता है। और फिर वो मिक्स भी हो जाता है, जैसे आपका भी मिक्स हो जाता है। अब यील्ड को मिक्स के साथ मिक्स कर जाते हो। हाँ जी, मिक्स वेरिएंस का फार्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। और खुद ही लिख लेना, ऊपर टेबल बना पड़ा है, वो वैल्यू लिखकर माइनस करके आंसर आ जाए। ठीक है, उसके बाद कौन सा वेरिएंस है? लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी और आइडल टाइम। हो जाएंगे सारे? पक्का? पक्के वाला पक्का? अच्छी टू एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अनप्लैंड वाला फार्मूला, कुछ ना बताया हो तो अनप्लैंड वाला, सिंपल। और वैसे भी जितना आइडल टाइम हुआ है उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो, सादा फार्मूला, आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। भाई वर्क कितना हुआ है, पे ज्यादा कर रहे हैं तो दरमियान वाला आइडल टाइम हुआ, वो आइडल टाइम लेकर रेट से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, वो पता नहीं क्या बोला है, आप लोग इतने परेशान। क्वेश्चन नंबर 4 पे है।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक बात देखनी है, अगर तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग पूछे, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग पूछे, तो आप लोगों ने जो फिक्स्ड ओवरहेड है ना, उसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड करना है। आप क्या करना है? एक्सपेंडिचर उसका मार्जिनल के अंदर कभी भी आपने कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस फाइंड नहीं करना। कौन सा वेरिएंस फाइंड नहीं करना? कैपेसिटी और एफिशिएंसी। वैसे ये बात नेक्स्ट लेक्चर में करने वाली है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा उसने जिक्र किया हुआ, इसलिए बता रहा हूं। अगर वो फिक्स्ड कहता है ना, तो फिक्स्ड के अंदर कैपेसिटी और एफिशिएंसी आता है। सॉरी, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर नहीं आता। ये मैं वैसे अगले क्लास में आपको लिखवा भी दूंगा। अभी क्योंकि सवाल करना है, टाइम थोड़ा है हमारे पास, और हमने कल की गेम का प्लान भी करना है कि कल आप लोगों ने क्या करके आना है। और ये अपना एक दफा ये क्वेश्चन ना दोबारा करना, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छे से मुराद ये है कि मार्क्स देता है ये टॉपिक। 3 टॉपिक मिक्स होके आते हैं, प्रोसेस, वेरिएंस, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। इन तीनों को हमने इकट्ठा करके भी पढ़ना है। इसमें के अंदर भी सवाल आए हैं प्रोसेस अकाउंट के, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के भी हैं। और इन तीनों में से अगर कमो बेश इस अटेम्प्ट के लिए जो नंबर अगर हम एस्टिमेट करें, क्योंकि इस तीनों में से सवाल आ जाता है, तो 35-40 नंबर है इन तीनों चैप्टर्स के। मतलब 30-35 तो पक्के हैं ना। और ये पूरे पूरे नंबर देने वाले टॉपिक हैं, ये भी है, इसमें नंबर कटते भी नहीं। थोड़ी सी अंग्रेजी वो पूछता है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मतलब वो वेरिएंस के इफेक्ट वगैरह पूछ लेता है, तो सवाल भी इतने मुश्किल नहीं होते इसके। यानी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस कर लो। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का 13 नंबर का सवाल था, 16 नंबर का सवाल था इसका वेरिएंस का, 29 नंबर, और एमसीक्यूज के अंदर उसने प्रोसेस अकाउंट के कुछ सवाल पूछे हुए थे। तो तकरीबन 30 to 35 मार्क्स इन तीनों चैप्टर से थे। और इस दफा पहले क्या होना है, प्रोसेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ये एक ही टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूं। उसमें से तकरीबन 16-17 नंबर का पेपर आएगा, वेरिएंस में से 8-10-12 इतना आ जाएगा, और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन से अगर उसने दिया तो वो 10 से ऊपर ही देगा, 10, 15, 18, 20, कोई भी इस तरह का सवाल दे दे। हाँ, अगर उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन वो पूछेगा एमसीक्यू कहीं ना कहीं तो वो पूछ ही लेता है, हर टॉपिक पूछता है। एमसीक्यू का मकसद ही यही है। जाहिद एंटरप्राइज सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, मटेरियल एक्स और वाई इस्तेमाल हो रहा है, द ब्रेकअप ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन, और 1 टन में 1000 केजी वो कह रहा है। अब वो 1 टन की बात बता रहा है आपको, क्या बता रहा है? 1 टन रॉ मटेरियल 1 टन में वो कहता है 50 रुपीज 50 पर केजी। ये तो 1 केजी का रेट है, 40,000 रुपए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने केजी एक लग रहे हैं 1 टन पे, तो बता सकते हो? 40,000 डिवाइडेड बाय ये 800 केजी हो गया। रेट भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई। 80 पर केजी के हिसाब से 1 टन पे लग रहा है, तो 20,000 का टोटल खर्चा हुआ है। तो पर टन कितना आ रहा है? 250 केजी पर टन। डायरेक्ट लेबर आज 300 रुपए पर लेबर आ रहा है, तो आज कितने लग रहे हैं 1 टन पे? 100 आवर्स। ये 1 टन के ऊपर सारा काम हो रहा है। अच्छा, वही है ना कि कुछ सवाल उसने इस तरह से दे दिया तो आप लोग फंस जाते हो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ वेरिएबल और 150% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। तो भाई मेरे ये 30,000 ऊपर पड़ा हुआ है, इसका ले जरा 150%, 40। अब इस 45,000 के 2 हिस्से करें, वेरिएबल फिक्स्ड। 40% वेरिएबल है, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 18,000, और 60% से मल्टीप्लाई करें। लो जी, ये भी आ गया। ओके होगी बात। नेक्स्ट,
अच्छा, आपको पता है इसके नंबर ऑफ आर सेम होते हैं, रेट चेंज हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल का रेट तो बता सकते हो? ये जो 18,000 अमाउंट है, ये रेट कितना है भला? 180। भला कैसे? क्योंकि लेबर का जो लेबर रेट आर्स होते हैं वो सेम होते हैं, रेट चेंज होता है। तो 100 घंटा अगर लग रहा है तो वेरिएबल पर भी 100 घंटा लग रहा है। तो अगर मैं इसका रेट फाइंड करूं तो 180 इसका, 270 इसका, अगर रेट चाहिए तो। हो गया सारा डाटा ऊपर वाला स्टैंडर्ड। यस 30 टन आपने बनाए हैं और सोचा था 33 टन का। ये बजटेड यूनिट और ये एक्चुअल यूनिट। अगर मैं एक्चुअल यूनिट को 800 केजी से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 250 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड आर्स, और वेरिएबल के भी स्टैंडर्ड आर्स वही हो, क्वांटिटी भी आ गई। यानी इस सबको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टैंडर्ड आ जाएगा। अब आ जाते हैं एक्चुअल पे। द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाज 4000 kg at the rate of 50 per kg. Opening inventory of y 1000 kg at the rate of 80. और उसने फिर जितना खरीदा 23,000 खरीदा x का, 8,000 खरीदा y का, और रेट कितना 52 और 79। क्लोजिंग इन्वेंट्री x और y की बता दी गई। अब हमने यहां से फाइंड करना है मटेरियल यूज्ड। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग मटेरियल यूज आएगा। अगर मुझे मटेरियल यूजेज वेरिएंस चाहिए तो यूज्ड क्वांटिटी लूंगा, अगर मुझे यूजेज वेरिएंस चाहिए तो क्वांटिटी यूज लूंगा, और अगर प्राइस वेरिएंस चाहिए तो क्वांटिटी परचेज लूंगा। परचेज उसने गिवन किया है, यूज का डाटा दे दिया। तो निशान क्या फार्मूला बनेगा यूज का? अगर हम क्वांटिटी यूज फाइंड करें एक्स की भी और ओपनिंग, कितना ओपनिंग है एक्स का 4000 और वाई का 1000, खरीदा कितना 23,000 एक्स का और 8,000, क्लोजिंग कितना है और 2,000 एक्स का बच गया और 1800 वाई का बच गया। तो फिर इस्तेमाल कितना हो गया? 27 में से 2000 माइनस कर दिया, 25,000 एक्स का इस्तेमाल हुआ, 7200। तो यूजेज वेरिएंस अगर फाइंड करना पड़े तो हम ये क्वांटिटी इस्तेमाल करें। वो बात समझ रहे हो ना? आगे बढ़ते हैं फिर। 3200 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज्ड, ये एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड है? एक्चुअल। ये एक्चुअल आवर्स आ गया। एंड द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 9,20,000 डिवाइड करके एक्चुअल रेट भी आ जाए। चलो निकालो एक्चुअल रेट भी। 9,20,000 डिवाइड बाय 3200 पूरा 287 पॉइंट पर जा रहे हैं आगे। बस फिर अगर टर्मिनेट हो रहा है ना पॉइंट तो फिर लिख लिया करो, फिर राउंड ऑफ का फर्क नहीं आएगा। राउंड ऑफ का फर्क तब आता है जब पॉइंट के बाद स्क्रीन भर जाती है। तो कितना बता रहे थे? 287 पॉइंट। ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीड बाय 5%। तो भाई मेरे ये जो आपके पास पड़े हुए ना 18 और 27, इनको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल फिक्स वेरिएबल भी आ जाएंगे, फिक्स ओवरहेड भी आ जाएंगे और वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाएंगे। उसने कहा एक्चुअल 5% बढ़ गया, तो जितना सोचा था पर 5% उससे ज्यादा आ गया। तो अगर आप ये बताना चाहते हो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 कितना? 189 बस 18,000 को 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 189 नहीं है, 18,900 बोलो। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल में कितने आएंगे? 27,000 थे, मल्टीप्लाइड बाय 1.05
2835। अच्छा अब मैं यहाँ से वेरिएबल का रेट भी फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि वो घंटे मेरे पास एक्चुअल हैं। जी अच्छा तो अगर मैं 3200 पे डिवाइड कर दूंगा तो वेरिएबल का रेट आ जाएगा एक्चुअल, और मुझे अगर फिक्स्ड ओवरहेड का रेट चाहिए तो उसको भी 3200 पे डिवाइड कर दूं, एक्चुअल रेट आ जाएगा। लेकिन फिक्स्ड एक्चुअल कहीं नहीं चाहिए होता, फिक्स्ड एक्चुअल कहीं नहीं चाहिए होता, हर जगह कौन सा चाहिए होता है? स्टैंडर्ड। अब आपके पास डाटा तो सारा आ गया, अब आप जो मर्जी फाइंड कर लो। मैं पूरा डाटा आपको लिखकर दे देता हूं जो हमें चाहिए। पहले तो आपको मसला किस में था? इसमें टेबल नहीं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर है, मटेरियल प्राइस में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा? परचेज। यील्ड के अंदर कौन सा इस्तेमाल होगा? यूज, क्योंकि यील्ड यूजेज वेरिएंस का पार्ट है। यूजेज, यील्ड और मिक्स या यूजेज, उसमें क्वांटिटी यूज इस्तेमाल करनी है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अल्लाह के बंदे, अल्लाह आपको मदीने के धक्के दे, वहां धक्के। अच्छा अगली बात सुन, अगली बात सुन, आपने कभी सवाल पढ़ा है? जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ जरा। अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि आई कैप ने परचेज पे डिवाइड नहीं किया, क्वांटिटी यूज पे डिवाइड किया, राइट? ये कह रहे हो ना, मल्टीप्लाई किया। अच्छा पहली बात तो ये है, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो गौर से, उसमें ये देखा करो कि उसने कहीं ये तो नहीं बताया कि खुद बता देता ये क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, ये लाजमी पढ़ना है। अगर वो खुद बता दे तो फिर उसको फॉलो करना है, और अगर वो ना बताए तो फिर यही तरीका है। पर हाँ, मेन जो आपको मसला था वो ये था जो पहले भी आपने डिस्कस किया। ये देखो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 8,25,000। ये जो 8,25,000 है, ये मैं मटेरियल यूज पे डिवाइड करके रेट फाइंड करूंगा या परचेज पे डिवाइड करके रेट फाइंड करूंगा? ये कॉस्ट किसकी गिवन है? यूज की। तो यहां पर मटेरियल परचेज भी बताया है, मटेरियल यूज भी बताया है। मुझे चाहिए रेट। अब जब मुझे कॉस्ट यूज की गिवन है तो क्वांटिटी भी नीचे यूज की डिवाइड होगी, तो पर यूनिट रेट आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर पेपर में उस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना कि किसी जगह उसने कुछ नहीं बताया तो प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज और क्वांटिटी वेरिएंस के लिए यूजेज वेरिएंस के लिए यूज। हाँ जी, इसका अब ये हो जाएगा या इसका टेबल बना दूं मजीद क्वेश्चन नंबर 4 का? चलें जी, टेबल बना लो। सबसे पहले मैं यील्ड के लिए टेबल बनवा देता हूं, बल्कि पूरा टेबल ही बना देता हूं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी मैं लिख देता हूं। रिवाइज्ड, बल्कि रेट बाद में लिख देते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा इसमें एक और चीज भी है कि एक है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और एक है एक्चुअल क्वांटिटी यूज। दोनों हमें चाहिए। प्राइस वेरिएंस के लिए कौन सी चाहिए? परचेज। हाँ, तो उसके लिए हम ना एक और कॉलम बना लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी ये कर दे परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी यूज, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फिर स्टैंडर्ड रेट। ये चीजें हमें चाहिए। ये मैंने 2 दफा एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लिखी? क्योंकि प्राइस वेरिएंस के लिए मुझे परचेज चाहिए और यूज के लिए, यूजेज के लिए यूज। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो यूज क्वांटिटी हर जगह इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आपको लगता है ना कि टाइम कम है और ये काम करने का टाइम नहीं है, तो फिर आप चाहो तो क्वांटिटी यूज हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ जी, सबसे पहले मटेरियल कौन सा लिखें? ए बी है या एक्स वाई है? एक्स वाई। एक्स वाई।
एक्स वाई। अब बताइएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करूंगा? 800 को 30 से मल्टीप्लाई करो, वो 30 है ना, जी ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 800 को 30 से मल्टीप्लाई किया 24,000, और 250 को 30 से मल्टीप्लाई करो 7,500। आर्स भी लिख लेते हैं। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करो 3,000। लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी आर सेम होता है, रेट चेंज होता है, आर सेम होता है। अब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, कितनी परचेज की है एक्चुअल क्वांटिटी एक्स की? 23,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। वाई की कितनी क्वांटिटी परचेज की थी? 8,000। और इनके आज 3200 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, हाँ जी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमने फाइंड की, पहली 20 और y के लिए 70। अच्छा, यहां पर आप फाइंड कर सकते हो एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर पेड और एक्चुअल आवर्स, अगर कभी इस तरह की सिचुएशन गिवन हो कि पेड और वर्क में फर्क हो तो यहां पर आप लिख सकते हो। रिवाइज हमेशा मटेरियल होगा, वो भी जब एक से ज्यादा मटेरियल होंगे तो। हाँ जी, क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल करो जरा, इसका टोटल 31500। मुझे बताओ इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के टोटल के साथ करोगे या एक्चुअल क्वांटिटी यूज के टोटल के साथ करोगे? क्योंकि यूजेज वेरिएंस है और यील्ड वेरिएंस यूजेज वेरिएंस है, तो इसका टोटल 25 जमा 7 32,000। ये बात समझ लगी? यूजेज वेरिएंस लेना है ना हमने, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेंगे। अब अगर रिवाइज तो हो गया फिर आपका। यहां पर किसको लिख दूं? 32,200। अब 32,200 को 31,500 पे डिवाइड करो और 24,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 24533 और 7,500 से मल्टीप्लाई किया तो 766। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। 50 रुपए है एक का और 80 रुपए है दूसरे का। और अगर आपको एक्चुअल रेट चाहिए तो वो भी बताए हुए हैं। एक्चुअल रेट 52 और 70, 52 और 70। ओके होगी बात? टेबल पूरा इसका ये होता नहीं है। और स्टैंडर्ड रेट, 1 घंटे का रेट क्या है? 300 गिवन है ना, और इसका हमने 180 फाइंड किया। और एक्चुअल 187 या 287.5 और एक्चुअल इसका कितना निकला? 189। आपने कर किया क्या? ये इसको 100 पे डिवाइड कर दिया 180। अब आगे सारा हो जाएगा जी। तो रेट कौन सा लगेगा? ओ मेरी बात, रेट स्टैंडर्ड इस्तेमाल होना है यूजेज में या एक्चुअल में? रेट तो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, तो स्टैंडर्ड रेट तो चेंज ही नहीं हो रहा। अब मुझे बताएं कि क्वांटिटी का जो रेट आप कह रहे हो, रेट ही चेंज हो रहा है ना, रेट तो इस्तेमाल ही नहीं होना। रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल होगा। तो मैं क्यों अलग करूं? रेट का कौन सा इस्तेमाल होना है? स्टैंडर्ड। तो रेट चेंज ही नहीं होना। यूजेज वेरिएंस के अंदर रेट एक्चुअल इस्तेमाल ही नहीं होता।
प्राइस वेरिएंस के अंदर रेट चेंज होता है ना, तो हम तो वहां पर क्वांटिटी परचेज ले रहे हैं। अगर वहां पर क्वांटिटी यूज लेते फिर मैं दो रेट इस्तेमाल करता, पिछला और अगला। लेकिन मैं परचेज प्राइस के अंदर, प्राइस वेरिएंस के अंदर कौन से प्राइस ले रहा हूं, क्वांटिटी परचेज। इसका मतलब है उधर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, और यूजेज वेरिएंस के अंदर तो वो रेट इस्तेमाल ही नहीं होने, इसलिए ऐसा किया। ये अगला हमारा लेक्चर है जिसमें प्राइस वेरिएंस में डिफरेंट रेट इस्तेमाल करेंगे। उस साल के दौरान 2-3 परचेज करेंगे, उसमें डिफरेंट रेट पर परचेज करेंगे, तो हम सबके लिए अलग अलग रेट फाइंड कर लेंगे, जैसा आपका एवरेज रेट फाइंड कर लेंगे। हाँ जी, हो गया। अब ये दोबारा सवाल लाजमी करना, और छोटी सी बात आगे करने लगा हूं, सिर्फ रिवर्स वर्किंग। बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने का, क्योंकि समझ नहीं लगेगी, क्योंकि और करना जरूर है। अब ना तो बहाना नहीं चलेगा, कल आपको छुट्टी भी है और टाइम कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट करना, जितने सवाल भी करने जरूर हैं, और अपने आप को चैलेंज समझ के करना है। पता नहीं आप लोग किस तरह की नेचर, हमारे तो जब सवाल पे फंसा था ना तो हम जिद लगा लेते थे, तो जीते हम ही थे हमेशा। टाइम ज्यादा लग जाता था, कभी कभी हफ्ता भी लग जाता था पूरा। इतना टाइम नहीं है तो किधर जाना है, बेगम बुगम तेरी है नहीं, तो तुझे टाइम का क्या करना था। आप लोगों को तो काम ही नहीं है पढ़ाई के अलावा, यानी इसमें ही फन ढूंढो ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग से ज्यादा फनी कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसमें आप हर तरह का चैलेंज ढूंढ सकते हो, गेम ढूंढ सकते हो, फन ढूंढ सकते हो, मतलब थोड़ा सा कोशिश तो करो। अब ये देखिए, जिस तरह से मैं ना पढ़ाता हूं, ये किसी जगह ऐसा नहीं है, तो कैसे ये चीजें आई, प्रैक्टिस करके, बार बार कभी कोई चीज ट्राई की, कभी कोई चीज ट्राई की, ट्राई कर करके ये चीजें दिमाग में आई। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो मजा भी बहुत आता है। आप लोग ने इसको बर्डन समझ चुके हो, ये बर्डन की बजाय ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये बंदे का दिमाग खोलने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोग ना वही, मैं मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो, जितना टाइम मोबाइल पे लगता है ना, आपने आज ना 12 बजे स्क्रीन टाइम देखना है, पिछले अगले 3 दिन भी स्क्रीन टाइम देखना है, जितने घंटे उसके ऊपर 12 बजे रात के स्क्रीन टाइम में आ रहे होंगे ना, उतने घंटे आपने वो छोड़ के कॉस्ट काउंटिंग को दे देना। वेस्ट ही कर रहे हो ना, वो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, तो वो टाइम आपने इधर इन्वेस्ट करना, छोड़ दो बाकी सब कुछ, तो फिर देखना कि आपको कितना मजा आता है। नहीं, खुद को चेंज करना अपने इख्तियार में है। अच्छा, 13 मिनट कल का 13 मिनट, 13 मिनट तो क्लास में इस्तेमाल कर लेती हैं। अभी तक 13 मिनट आ रहा है ना, रात के 12 बजे की बात। चले, अच्छा, एक होगा क्या रिवर्स वर्किंग में, क्या होगा, वो आपको दे देगा एडवर्स प्राइस वेरिएंस। सपोज एडवर्स प्राइस वेरिएंस किसका, मटेरियल का, और कहेगा सपोज माइनस, मतलब 100 है, 100 एडवर्स है, ठीक है। आपको दे देगा एक्चुअल रेट भी दे देगा, स्टैंडर्ड रेट दे देगा, या किसी और जगह से फाइंड करके आएंगे। स्टैंडर्ड रेट या वो खुद दे देगा या किसी और जगह से फाइंड करके आएंगे। सपोज दैट वो कहता है एक्चुअल रेट जो है ना मेरा, वो है 20 रुपए, और जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 16 रुपए, और तभी एडवर्स आएगा ना। हमने सोचा था 16 रुपए रेट लगेगा, लगा, और हमसे पूछेगा एक्चुअल क्वांटिटी परचेज फाइंड करके बताओ, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज फाइंड करके बताओ। तो क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो पुट करके दूसरी फाइंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्राइस वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी हम चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। आपको दोनों ट्रिक्स आने चाहिए, ये वाला फार्मूला भी और इस फार्मूले का मतलब क्या है ये वाला भी, क्योंकि कभी कभी वो टोटल कॉस्ट दे देगा,
हम रेट ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। अब प्राइस वेरिएंस आपका नेगेटिव है, स्टैंडर्ड रेट कितना है 16 माइनस एक्चुअल कितना है मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, इज इक्वल टू माइनस 100। अब क्या करेंगे 16 माइनस 20 -4, -4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी। आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन प्रॉब्लम वाला क्या है, उसने इनमें से भी कोई चीज मिस कर देगा। एक से एक ही फार्मूले में एक से ज्यादा चीजें मिस होंगी, फिर हमें किसी और जगह से वो चीज फाइंड करके आनी पड़ेगी, लिंक बनाने पड़ेंगे कौन सी चीज कहां से फाइंड हो सकती है। तो सबसे आसान तरीका इसका क्या होता है, जो चीजें मैक्सिमम, जो चीजें डायरेक्ट फाइंड हो जाएंगी उनको पहले फाइंड करते जाएंगे, वहां से हमें कुछ चीजें दूसरों को भी फाइंड हो जाएंगी जो इस्तेमाल हो जाए। ये रिवर्स का जवाब जब भी आता है, कभी कभी ऐसा होता है बंदा ना स्टक होके बैठा होता है, एक वैल्यू फाइंड होने की देर है, सारी वैल्यूज फाइंड हो जाती है। तो वो आई कैप कोशिश करता है कि वो शुरू से फंसाए, एंड में नहीं, शुरू से ही वो वैल्यू को के उसमें सोचने का जितना टाइम लगना है 2 मिनट में सवाल हल हो जाना है, और वो सवाल होना अगर 10 मिनट का तो 18 मिनट टाइम होगा। वो सवाल हल करने के लिए 2 मिनट, 15 मिनट सोचने के लिए। और वो चीज है कि जो इंटरेस्टिंग भी है और मजे की है। और वो क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहे हैं, रिवर्स के। ये 7 हमारे हो गए हैं, तो आपने साथ रहना है तो 7 क्वेश्चन कर लें अपने, और 10वें क्वेश्चन से शुरू हो जाना। 8वां क्वेश्चन छोड़ दें अभी। ये जो आप प्राइस वेरिएंस की बात कर रहे थे, डिफरेंट प्राइस वेरिएंस की, वो है 8वां क्वेश्चन नहीं करना, अभी नहीं करना, 9वां भी नहीं करना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू हो जाना। ये देखिए, उसने अनफेवरेबल एक्चुअल कॉस्ट, कुछ डाटा दे देगा, पूछेगा क्या, एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट बताएं, लेबर वेरिएंस आर कंप्यूटेड एज फॉलो। यहां पर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट और लेबर वेरिएंस। अब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कहां से फाइंड होगी, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पता है, एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस वेरिएंस से, क्योंकि उसका फार्मूला में जब आप लिखते हो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये उसने पूछा है पूरा, मतलब ये वैल्यू उसने पूछी है पूरी। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, तो ये 15 तक कर सकते हो। और नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं, आपके लिए भी छोटे हैं। ये ना 7 इसलिए आपको लग रहे हैं, उससे सोल्यूशन दिया हुआ नीचे, और अल्लाह का शुक्र है आपको नहीं समझ लगेगा सोल्यूशन। 15 और 16 तो बहुत ही छोटे छोटे से, ये एक चलो 14 तक कर लो, 14 तक नहीं, 13, 14 तक, 10 to 40, और हर क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए, चाहे गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। इसकी कोई स्पेशल जंबो नहीं है, ठीक है, कोई माफी नहीं इसकी, पर क्वेश्चन और उसकी कंप्लीशन परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। खत्म हो गया ये टॉपिक हमारा, बस आगे मैंने सिर्फ बताना है, इसकी एंट्रीज बतानी है और इसकी थोड़ी वर्किंग करवानी है, चीजें खत्म हो गई हैं। हाँ, मिक्स क्वेश्चन करवाना है मार्जिनल प्रोसेस अकाउंट के साथ और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के साथ, बाकी ये खत्म हो गया।